नमस्कार, जय हिंद। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज मैं पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आया हूं, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य लगाएं और आप कितना स्कोर कर पाते हैं 30 में से, वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। यहाँ पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 1 में, चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अमेरिका अंतरिक्ष केंद्र, रूस अंतरिक्ष केंद्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए भाई, चंद्रयान 2 बहुत ही फेमस रहा है और इसमें भारत को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। ध्यान रखिए, तो चंद्रयान 2 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसलिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखना, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। ओके, चलिए भाई, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? यह सारे ही प्रश्न भाई आपके सिलेबस के अनुसार हैं, आप सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, जहां पर सुनामी प्रभावित क्षेत्र होता है, मतलब जहां पर सुनामी आने की संभावना होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में बताना है मकान का निर्माण कहां करना चाहिए। समुद्र के निकट, समुद्र तट से दूर, समुद्र तट से दूर, ऊंचाई पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना भाई, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में जो मकान है वह समुद्र तट से दूर है, ऊंचाई पर निर्मित करने चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई मेरी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली इसी तरह के वीडियो मिलने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर बोला गया है, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना साथियों, यह उद्देश्य है कौन से क्षेत्र का? हमारे भावनात्मक क्षेत्र का। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ओके, चलिए भाई, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। स्मॉग, जिसे धुंध कहा जाता है, बताना है स्मॉग किससे बनता है? धुएं तथा कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरा तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड से, या फिर धुएं तथा कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ध्यान रखना, जो स्मॉग है या धुंध है, ये बनता है धुएं और कोहरे से। इसलिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इसकी हम व्याख्या भी देखेंगे। देखिए, यहाँ पर कहा गया है, जब कोहरे का संपर्क कारखानों की चिमनियों से निकले गंधक से हो जाता है तो कोहरा जहरीला एवं जानलेवा हो जाता है। इस तरह के जहरीले कोहरे को धूम कोहरा कहते हैं या स्मॉग कहा जाता है। ठीक है, स्मॉग वायु प्रदूषण की अवस्था है जो धुएं एवं कोहरे से निर्मित होती है। इस अवस्था में दृश्यता कम हो जाती है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। यहां पर देखिए, एक साइड जीव का नाम लिखा है और उन जीव का संग्रहण कहां पर किया जाता है वो लिखा है। तो देखिए भैया, जो मछली है, मछली को कहां पर संग्रहण किया जाता है? तो एक्वेरियम में किया जाता है। तो पहले का जाएगा हमारा, तीसरे से जाएगा। केंचुए का कहां किया जाता है भैया? बताइए आप लोग, केंचुए का कहां किया जाता है? तो देखिए क्या है, मछली का कहाँ? एक्वेरियम में। केंचुए का कहाँ किया जाता है भैया? तो केंचुए का किया जाता है टेरेरियम में। ठीक है,
तितली का कहाँ किया जाता है भैया? तितली का संग्रहण किया जाता है बाइबेरियम में और साग का संग्रहण किया जाता है हर्बेरियम में। तो देखिए पहले का किससे गया हमारा? पहले का मिलान हुआ है किससे? तीसरे से हुआ है ना, पहले का तीसरे से हुआ है। फिर केंचुए का किससे हुआ है? चौथे से हुआ है। तीसरे का हुआ है दूसरे से, ठीक है, और चौथे का हुआ पहले से। तो क्या है? 3 4 2 1। तो ऐसा दिया है मैं ऑप्शन बी में, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। कहा गया है सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है क्लोरीन के, आयोडीन के, ब्रोमीन के या फिर लोहा के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। जो सागरीय खरपतवार है यह स्रोत है आयोडीन का। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, देखिए कहा गया है सागरीय खरपतवार आयोडीन का प्रमुख स्रोत होते हैं। समुद्री खरपतवार के अंतर्गत शैवाल आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, लेमिनेरिया शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं, जो कि आपके खेल वाले पोर्शन से लिया गया है। यहां पर कहा गया है भाई चेडी गुडू, हुतुंतु, छू किटकिट किस खेल से संबंधित है? खो खो, कबड्डी, शतरंज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये जो शब्द हैं एक किससे संबंधित है? एक कबड्डी खेल से संबंधित है। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। गिलहरी को निम्नलिखित में से किस जंतु की श्रेणी में रखा जा सकता है? बिलकारी जंतु। देखिए भैया बिलकारी जंतु में वह जंतु आते हैं जो बिल में रहते हैं, जैसे हमारा चूहा हो गया। वृक्षवासी जंतु, वृक्षवासी जंतु में कैसे जंतु आते हैं? जो वृक्षों पर रहते हैं। तो हम देखें जो गिलहरी है भैया वो वृक्षों पर रहती है, अर्थात गिलहरी एक वृक्षवासी जंतु है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कहा गया है सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। बताइए सामाजिक वानिकी का क्या उद्देश्य है? तो भाई मेरे सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध करना। ठीक है, उसे ही बोला जाता है सामाजिक वानिकी। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, देखिए यहां व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध करना है। सामाजिक वानिकी से अर्थ है खाली पड़े स्थानों पर फलदार वृक्ष लगाने से है। पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की भी वृद्धि हो। सामाजिक वानिकी की जो शुरुआत है 1976 में हुई थी। ये ऑप्शन ध्यान रखना, 1976 में सामाजिक वानिकी की शुरुआत हुई थी। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? रेणी गांव, मानमती, थिरपाक या फिर हाट गांव। इंपोर्टेंट टॉपिक है चिपको आंदोलन, यहां से प्रश्न अवश्य आता है। तो ध्यान रखिए जो ये आंदोलन है ये प्रारंभ हुआ था रेणी गांव से। ठीक है, जो कहां पर है? उत्तराखंड के चमोली जिले में। ओके, चलिए चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित था। इसमें लोग वृक्षों को बचाने के लिए वृक्षों से चिपक कर खड़े हो गए थे, इसलिए इसको नाम दिया गया चिपको आंदोलन। चलिए प्रश्न क्रमांक 11, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल या फिर मृदा। तो यहां पर हम देखें जो तालाब है भाई यह पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण होगा। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। देखिए यहां पर कहा गया है भैया
एक ऐसा परिवेश जिसमें जैव एवं अजैव तत्व उपस्थित होते हैं उसे कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र। जैसे तालाब में जैव तत्व कौन कौन से हो गए हैं, जीव जंतु हो जाएंगे, और अजैव तत्व में जल मिट्टी आदि हो जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं तालाब एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। कौन जीवीय कारक नहीं है? जीवीय कारक क्या होते हैं भाई? देखिए, जीवीय कारक ऐसे कारक होते हैं जिनमें जीवन होता है ना। जैसे भैया पेड़ पौधों में हो गए, जीव जंतु हो गए, इन सभी में क्या होता है? जीवन होता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव जंतु ये जीवीय कारक हैं। लेकिन चट्टान, भैया चट्टान में जीवन थोड़ी होता है ना, तो ये जीवीय कारक नहीं है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। बताना है अधिकतर पेड़ पौधे कहां पाए जाते हैं? स्थलमंडल में, जलमंडल में, वायुमंडल में या फिर प्रकाश मंडल में। तो ध्यान रखना अधिकतर पेड़ पौधे भैया स्थलमंडल में पाए जाते हैं। ओके, चलिए यहां पर कहा गया है अधिकतर पेड़ पौधे स्थलमंडल में पाए जाते हैं क्योंकि स्थलमंडल में पेड़ पौधों के लिए अनुकूल जलवायु एवं आवश्यक तत्व जैसे मिट्टी, जल आदि की पर्याप्त आसानी होती है, इसलिए यहां पर अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? पैरासाइट, डिकम्पोजर या फिर स्कैवेंजर या फिर ओमनीवोर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा भैया ऑप्शन सी, स्कैवेंजर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए स्कैवेंजर का अर्थ होता है मुर्दाखोर या फिर मेहतर। ठीक है, यहां पर कहा भी गया है, देखिए स्कैवेंजर का शाब्दिक अर्थ है मेहतर होता है जो गंदगी को साफ करता है। इसके अंतर्गत गिद्ध, बाज, चील आदि आते हैं जो मृत जंतुओं पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, इन्हें मुर्दाखोर भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। बताइए सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है? मैं कई बार इसको बता चुका हूं। तो भाई मेरे जो सीएनजी है यह किसका संक्षिप्त रूप है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का। तो यहां पर हम देखें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इसे हिंदी में कहा जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, देखिए यहां पर कहा भी गया है सीएनजी मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इस गैस का जो प्रयोग है वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इससे वाहनों में अन्य ईंधनों की अपेक्षा न्यूनतम प्रदूषण होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरणीय सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF, WHO, पेटा या फिर UN। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। देखिए यहां पर कहा गया है WWF मतलब वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर यह प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और जो WHO है यह वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है तथा UN विश्व के सभी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं जो कि आपके आपदा प्रबंधन से लिया हुआ प्रश्न है। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट और नीलगिरी या फिर उत्तरी घाट। तो भारत का जो हिमालय वाला क्षेत्र है यहां पर अधिकतम भूस्खलन की घटना होती हैं। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं।
और भैया जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर सर्च करें पारस फ्री एजुकेशन, तो आपको वहां पर हमारा ग्रुप मिल जाएगा। और जिन लोगों ने भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले समय में और भी नए नए वीडियो मिलती रहे। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप क्यों होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा किसी भी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी हरे पादप मतलब हरे पौधे ही क्यों होते हैं? यह विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं, या फिर उनमें जड़ें होती हैं। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर भैया वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? 60, 71, 77 या फिर 80? तो कितना घिरा है? 71%। बहुत ही आसान था। ठीक है, 71% या कि पृथ्वी के 2/3 भाग के बराबर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। कहा गया है उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी तक बनाए, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड सी का यहाँ पर क्या अर्थ है? शुद्ध जल, थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, औसत दर्जे का प्रदूषित जल, या फिर अधिक प्रदूषित जल? तो यहां पर देखिए ग्रेड सी स्तर का अर्थ होता है भाई मेरे औसत दर्जे का प्रदूषित जल। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। बाढ़ से समुद्रभूत पौधे मर जाते हैं क्योंकि? देखिए बताना है आपको, बाढ़ आती है तो जो समुद्रभूत पौधे हैं वह मर जाते हैं। तो मर क्यों जाते हैं वो? पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, मूल में श्वसन रुक जाता है, पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, या फिर पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। तो देखिए भैया ध्यान रखना, बाढ़ से समुद्रभूत पौधे इसलिए मर जाते हैं कि जो पौधे में जड़ होती है वहां पर जो श्वसन क्रिया होती है वो रुक जाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या सभी में पानी भर जाता है तो मूल में श्वसन रुक जाता है, इसी वजह से समुद्रभूत पौधे मर जाते हैं। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, या फिर हंगोल के लिए? तो ध्यान रखना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कहां पर है भैया? जो असम में है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही फेमस है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 23 पर। मानव पर्यावरण संबंध है एक खालिस्तान संकल्पना है, ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, या फिर इनमें से सभी? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भैया वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए यहां पर कहा गया है मानव पर्यावरण संबंध है एक धनात्मक संकल्पना है। मानव पर्यावरण संबंध है मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका होती है। ठीक है, अर्थात मनुष्य एक तरफ तो भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठक का एक महत्वपूर्ण भाग होता है तथा घटक होता है, तो दूसरी ओर वह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक भी होता है। ठीक है, अतः वह एक धनात्मक संकल्पना के है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? बताइए जो ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं? सॉरी, या फिर इनमें से सभी? माफ कीजिएगा मेरे को।
ठीक है। तो देखिए ह्यूमस निर्माण में भाई अपघटक सहायक होते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता, इन सभी की भूमिका होती है भैया ह्यूमस निर्माण में। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर भैया वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। देखिए यहां पर कहा भी गया है कृषि के संदर्भ में मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं, जिसमें जैविक पदार्थ की मात्रा भरपूर होती है। कृत्रिम कंपोस्ट खाद या वनों से प्राप्त प्राकृतिक कंपोस्ट खाद को भी ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, इन सभी की भूमिका होती है ह्यूमस के निर्माण में। डीडीटी क्या है बताइए, जो डीडीटी है यह क्या है? तो भाई मेरे डीडीटी एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। देखिए डीडीटी का मतलब क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, ये कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता? तो यहां पर तो बहुत आसान है, सौर ऊर्जा कभी भी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर ओजोन मंडल? तो ध्यान रखना वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है क्षोभ मंडल। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो ध्यान रखिए मौसम संबंधी घटना जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, ये सभी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर भैया वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 तथा नाइट्रस ऑक्साइड मतलब NO2 आपस में क्रिया करके नाइट्रिक एसिड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, SO2 और NO2 क्या करते हैं, आपस में मिलकर HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद्य जीव, आपत्तिग्रस्त जीव या फिर इनमें से सभी। तो भैया मैं हर प्रैक्टिस सेट में आपको एक प्रश्न देता हूं, तो आपको इस प्रश्न का जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि रेड डाटा बुक में कौन से जीव सम्मिलित होते हैं। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 30 पर। यहां पर भैया कहा गया है अत्यधिक चारण का क्या परिणाम होता है? मृदा प्रदूषण, ताप प्रदूषण, मृदा अपरदन, जलवायु परिवर्तन। तो देखिए भैया अत्यधिक चारण होगा अगर तो क्या होगा, अत्यधिक चारण की वजह से क्या होगा भाई, मृदा का अपरदन होगा। ठीक है, राइट आंसर यहां पर भैया हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, यहां पर कहा भी गया है भाई अत्यधिक चारण के परिणाम स्वरूप मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो प्यारे साथियों आज इस प्रैक्टिस सेट में मैंने केवल 30 प्रश्न इंक्लूड किए थे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो भाई तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने कितना स्कोर किया है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।